और छांगुर बाबा की खबर पर आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के खिलाफ अब एटीएस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। एटीएस ने एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में एटीएस ने छांगुर के साथ नीतू उर्फ नसरीन, रशीद, सबरोज, शहाबुद्दीन और सीजेएम कोर्ट के पेशकार राजेश उपाध्याय को अवैध धर्मांतरण, आपराधिक साजिश रचने, SC/ST एक्ट, विदेशी फंडिंग जुटाने और अवैध तरीके से संपत्तियों की खरीद फरोख्त करने का दोषी ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने अभी संज्ञान नहीं लिया है। एटीएस के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जल्द कोर्ट संज्ञान लेकर इस आरोप पत्र का अध्ययन करेगा और सुनवाई इसके आधार पर आगे बढ़ेगी। इस मामले में जांच एजेंसी ने छांगुर के बेटे महबूब और करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। छांगुर के ऊपर कई मामले हैं। छांगुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। छांगुर के साथ साथ उसके जितने भी वहां पर साथ में उनके गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, उन सब के पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिन पर यह पूरी तरह से यकीन किया जाता है, जिनके आधार पर कि वो एक से ज्यादा तरह के अवैध धर्मांतरण में जुटे हुए थे, जहां पर महिलाओं को डराने, धमकाने या फिर उनसे बलात्कार करने तक की घटनाएं सामने रही हैं। विदेशी फंडिंग जुटाने की बात आई है और आपराधिक साजिश रचने की, जो कि देश के खिलाफ भी शामिल है। SC/ST एक्ट के तहत कई ऐसे असंवैधानिक और गैर कानूनी काम किए गए हैं। अवैध तरीके से संपत्तियों की खरीद फरोख्त का दोषी तक ठहराया गया है। छांगुर की चार्जशीट में ये 5 बड़े खुलासे हुए हैं कि छांगुर अपने साथियों पर और उसके साथियों के साथ मिलकर किस तरह से इन सारी घटनाओं को अंजाम देता था। एनआईए कोर्ट में एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें इन सब बातों का खुलासा हुआ है। छांगुर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस शाखा ने लगातार काम कर इसके बारे में पहले जानकारी जुटाई, उसके बाद गिरफ्तार किया पिछले महीने। और अब एक और बहरूपिया चैतन्यानंद को लेकर अहम खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद पर एनडीटीवी पर बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से फर्जीवाड़े के बाद चैतन्यानंद के नए रूप आए हैं सामने। 20 साल पहले सफेद कपड़े पहने साधु के वेश में रहता था ये। श्रृंगेरी शारदा पीठ में आने के बाद भी उसने कई साल तक सफेद कपड़े पहने। चैतन्यानंद ने सफेद कपड़ों में भी अपराध किया और करता रहा लगातार, लेकिन शारदा पीठ में शामिल होने के बाद लाल चोला ओढ़ लिया और उसी तरह से अपनी तस्वीर बदलने की कोशिश की। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मुकेश, रंग बदला, कपड़ा बदला, उसके साथ अपनी तस्वीर और अपनी तकदीर भी बदल दी क्या? चैतन्यानंद को यह बखूबी पता था कि ये रंग कपड़े का बदल लेने से उसकी कम से कम जिंदगी की गति बदल गई? देखिए, बिल्कुल ये बाबा चैतन्यानंद जो है, इसकी बहुत साल पुरानी, करीब 20 साल पुरानी तस्वीरें एनडीटीवी हाथ लगी हैं, जिसमें बाबा सफेद रंग के वेश में है और तब भी ये साधु बना हुआ था। रामकृष्ण मिशन के अंदर इसने कई साल जो है वहां पर रहा, लेकिन वहां पर भी इसने जो अकाउंट्स थे रामकृष्ण मिशन के, उस अकाउंट्स में हेरा फेरी की और इसके बाद इसको निकाल दिया गया था। इसके बाद इसने उत्तराखंड में ही एक और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसमें इसने अपना नाम चेंज किया और अपना नाम डॉक्टर पार्थसारथी से बी पार्थसारथी कर लिया और ये नाम इसने वहां पर लिखवाया। इसी नाम से इसने पासपोर्ट बनवाए, इसी नाम से इसने बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए। लेकिन जब ये दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में जो शारदा पीठम का जो आश्रम था, वहां पर भी कुछ दिन तक सफेद लिबास में रहा और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता था। लेकिन जैसे जैसे पैसा आता गया, इसने लिबास चेंज कर लिया, इसने लाल चोला ओढ़ा और ये महंगी गाड़ियों से घूमने लगा। लेकिन अपराध ये लगातार करता रहा। 20 सालों से लगातार ये अपराध करता आया है। उड़ीसा पुलिस ने भी 2014 में इसको एक मामले में नोटिस जारी किया था और उस मामले में भी ये आरोपी था। तो इसको लेकर नई बातें निकलकर सामने आ रही कि कैसे कैसे समय के साथ इसने खुद को बदला, अपना जो वेशभूषा है, जो अपना पहनावा है, जो अपनी लाइफ स्टाइल है, वो पूरी चेंज की। लेकिन ये लगातार किसी भी हालात में रहा हो, इसने अपराध नहीं छोड़ा और ये पिछले 20 सालों से लगातार एक के बाद एक अपराध करता रहा और एक तरह से
सीरियल ऑफेंडर है, जिसके तमाम सबूत एनडीटीवी के पास हैं। इसकी तस्वीरों से लेकर इसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो सारा एनडीटीवी के पास है। जी मुकेश, इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपका धन्यवाद। लेकिन आपको ये बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने खुद को गोली मारी है। गोली लगने से आईपीएस अधिकारी की मौत हो गई है। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी थे YS पूरन। किन कारणों से इन्होंने गोली मारी है ये नहीं पता लग पा रहा है। लेकिन गुरप्रीत हमारे साथ है, इस समय क्या स्थिति है, क्या हम कहें ये गोली मारने के कारणों का पता लगा है? एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का खुद को गोली मारना। गुरप्रीत, आपको आवाज आ रही है? गोली मारने के कारणों का पता लग पाया है क्या, और क्या स्थिति है इस समय? जी बिल्कुल, इस वक्त हम 11 सेक्टर में है चंडीगढ़ में। पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के अकॉर्डिंग ही जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई थी उसमें एक आईपीएस अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के ऑफिसर हैं, जो ADGP रैंक पे हैं, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। उसके बाद लगातार यहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, लगातार तहकीकात हो रही है और इसके पीछे क्या कारण है और अलग अलग पहलुओं पे जांच की जा रही है। क्योंकि ये भी पता चला है कि ये ऑफिसर जो आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने अपने आप को गोली मारी है, इन्होंने कुछ समय पहले कई 4 आईपीएस अधिकारी जिनकी प्रमोशन हुई थी उनको भी लेके कई सवाल उठाए थे। लेकिन जो इनकी पत्नी है वो IAS ऑफिसर है वो, और वह हरियाणा चीफ मिनिस्टर के 7 बार जापान दौरे पे हैं। लेकिन अभी लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा की जा रही है, ताकि अलग अलग जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, अलग अलग एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो चंडीगढ़ पुलिस के पास जो प्रीलिमिनरी और जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है उसमें उनको ये सूचना आई है कि आईपीएस अधिकारी ने खुद को गोली मार ली। अब कौन सा वेपन यूज किया गया, क्या कारण है पीछे, क्या सुसाइड नोट कोई यहाँ से बरामद हुआ या नहीं हुआ, वो पुलिस अभी लगातार यहाँ पे चंडीगढ़ में आज जहाँ पे सेक्टर 11 में ये रहते थे आईपीएस अफसर जो हरियाणा कैडर के थे, उनकी मौत के बाद लगातार यहाँ पे जांच की जा रही है। जी गुरप्रीत, आपका धन्यवाद ये बताने के लिए। अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा, यानी कि पटना में किया जा सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। चिराग पासवान और बीजेपी में जल्द ही बन सकती है बात। चिराग की मांगों पर कर रही है बीजेपी विचार। धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस बार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और विनोद तावड़े की चिराग पासवान से फिर होगी एक बार बैठक। चिराग चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा की जीती हुई 5 सीटों पर और 2020 में विधानसभा के प्रदर्शन के आधार पर LJP रामविलास को सीटें दी जाएं। साथ ही जो 5 लोकसभा सीटें LJP रामविलास के पास हैं उनमें कम से कम 2 विधानसभा सीटें दी जाएं। साथ ही LJP के बड़े नेताओं के लिए भी सीटें मांगी गई हैं। बीजेपी नेताओं ने चिराग से कहा कि वे पार्टी में उनकी मांगों पर चर्चा करके उन्हें बताएंगे। चिराग पासवान के साथ बैठक में बिहार के चुनावी मुद्दों के साथ ही पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कल रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा हुई है। आपको बता दें कि एक और चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए सरकार में दिल्ली में, लेकिन वहीं दूसरी ओर 5 लोकसभा सीटें जीतकर उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में इतिहास रचा था। हालांकि 2020 में भले ही लड़े बहुत सारी सीटों पर हों, लेकिन जीत बहुत ही कम हासिल की थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये बताइए कि अब चुनावी गणित बदलता नजर आ रहा है और सीट शेयरिंग पर लग रहा है कि किसकी जीत होगी, क्योंकि बहस तो एकदम टाइट रोप हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज्ञा, और जिस तरह से दांव पेच होते हैं सीट बंटवारे के लिए ठीक वैसे ही हो रहे हैं। चिराग पासवान के साथ पहले दौर की बातचीत हुई है, लेकिन पहले दौर में बात बनी नहीं है। ये कहा गया है कि विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। मंगल पांडे भी इस बैठक में थे और उसके बाद चिराग पासवान के बाद फिर से एक बार बातचीत होगी। लेकिन सूत्र इशारा कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो सकता है। पटना में ये सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। चिराग पासवान की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली बात तो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा, यानी 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, उसके हिसाब से उनको सीटें मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा, उसके हिसाब से उनको सीटें मिले। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो 5 लोकसभा सीट वो जीत करके आए हैं, हर लोकसभा सीट में उनको कम से कम 2 सीटें चाहिए, यानी 10 सीटें तो उनकी अपनी आप वैसे ही बोल रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि एलजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी उनको सीटें चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो
इस बैठक में चर्चा हुई है। यह भी कहा गया है कि क्योंकि कल रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है तो इसके लिए भी कार्यक्रम होना चाहिए, तो इसकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। ये काफी इमोशनल मुद्दा है चिराग पासवान के लिए, लिहाजा बीजेपी इस पर भी बहुत ध्यान दे रही है। जी अखिलेश, आपका धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए, और एक बार फिर जब भी इस पर डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले अखिलेश पहुंचाएंगे आप तक एनडीटीवी इंडिया पर।